हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। काफ़ी लेक्चर से हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ब्लड देखा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को समझने की कोशिश किए, बहुत सारा मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन भी किया और कुछ लेक्चर्स भी लिया। आज एक बार फिर ये जो टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे ताकि हमको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमने कार्डियक साइकिल भी देखा, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर भी देखा। कार्डियक साइकिल तो हमको मालूम है, जो रिदमिक हार्ट बीट होती है उस हिसाब से जो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग होती है उसका 0.8 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमने वो टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था। आज मुझे ये डिस्कस करना है कि जो हमारा हार्ट बीट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है और ये हार्ट बीट की वजह से हमको कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं जिसकी वजह से हमको एक स्पेसिफिक नॉर्मल हार्ट के फंक्शनिंग का ग्राफ मिलेगा। ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब हमारे हार्ट का जो हार्ट बीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसको हम कंडक्टिंग सिस्टम बोलेंगे। अब हमारे हार्ट में कंडक्शन होगा कैसे? कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे नोडल टिश्यूज। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द कंडक्शन ऑफ हार्ट और कंडक्टिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ नोडल टिश्यू। अब ये नोडल टिश्यू क्या करेंगे और नोडल टिश्यू होते क्या है? तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारा जो मायोकार्डियम का पार्ट है, हमारे हार्ट में जो मेजर पार्ट है हमारे हार्ट के लेयर का, वो है मायोकार्डियम। तो ये मायोकार्डियम में कुछ टिश्यू का मॉडिफिकेशन होगा, कुछ कंडेंस फॉर्म के टिश्यू होंगे जिसको हम नोडल टिश्यू बोलेंगे। ओके, नोडल टिश्यू। अब ये जो नोडल टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू की एक स्पेसिफिक अपनी पोजीशन है। यस, ये नोडल टिश्यू की क्या है? एक स्पेसिफिक पोजीशन है। उसमें SA नोड का जो पार्ट है वो है हमारे अपर कॉर्नर ऑफ ऑरिकल्स। अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, ये हमारे हार्ट के ऑरिकल्स के पार्ट में, राइट ऑरिकल्स में प्रेजेंट है। मान लो ये जनरल स्ट्रक्चर है हार्ट का, तो यहाँ पर हमारा SA नोड प्रेजेंट रहेगा अपर कॉर्नर में। ये SA नोड को हम दूसरा नाम पेस मेकर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये SA नोड को हम क्या बोल सकते हैं? पेस मेकर। ये जो पर्टिकुलर टिश्यू है मायोकार्डियम, ये खुद से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करेंगे, इसीलिए हमारे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रिगर मिलेगा SA नोड से और ये ट्रैवल होंगी पूरे ऑरिकल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे ऑरिकल्स में ट्रैवल होंगी, जैसे मैं डायग्राम में भी साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ, और ये पहुँचेंगी हमारे AV नोड पे। SA नोड के बाद ये जो हमारा कॉर्नर है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, जो अपर जो सेप्टम है, वहाँ पर जो पार्ट है वो है AV नोड। AV नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को हम दूसरा नाम पेस सेटर भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम पेस सेटर भी है। ये क्या करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएंगे और फिर से उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फिर से ट्रिगर मिलेगा AV नोड की वजह से, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बंडल ऑफ हीस में ट्रांसफ़र होंगे और बंडल ऑफ हीस से पूरे पर्किंज फाइबर्स में भी ट्रांसफ़र होंगे, जो हमारे हार्ट के फाइबर्स हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे पूरे हमारे हार्ट में वेंट्रिकल्स के रीजन में ट्रांसफ़र होंगे। ओके, तो यहाँ पर SA नोड और पेस मेकर रिस्पॉन्सिबल है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। SA नोड रिस्पॉन्सिबल है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो SA नोड की वजह से होंगे। ठीक है, उसके बाद है AV नोड का पार्ट। SA नोड के बाद AV नोड रहेगा और ये AV नोड इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा हमारे वेंट्रिकल्स में। मतलब ये जो AV नोड है और ये जो बंडल ऑफ हीस है और ये जो पर्किंज फाइबर्स है, ये तीनों भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के। ये तीनों भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, AV नोड ये एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है तो वहाँ पर प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट है AV नोड। उसके बाद बंडल ऑफ हीस,
ये प्रेजेंट है हमारे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के मसल्स में, ठीक है। बंडल ऑफ हीस ये इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के मसल्स में है, और उसके बाद पर्किंज फाइबर्स हमारे वेंट्रिकल्स के जितने भी फाइबर्स है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ये एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और पर्किंज फाइबर्स ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और एसए नोड का जो मेन फंक्शन है वो है ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। ऑरिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एसए नोड की वजह से होंगे, और वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और पर्किंज फाइबर्स की वजह से होंगे। ओके, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, इमेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और साथ में ये भी सबने नोट करके लेना चाहिए, और ये इमेज देखना है और घर पे जाके उसको अपने एनसीईआरटी के बुक से अच्छे से उसको स्टडी भी करना है। ओके, ये तो हो गया कंडक्टिंग सिस्टम हमारे हार्ट का, जो हमने पहले डिटेल में देख लिए। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में भी हमने लास्ट में बहुत सारा डिस्कशन किया, जो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक पर्टिकुलर ग्राफ का, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ पर हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा ईसीजी है, ईसीजी का जो नॉर्मल ग्राफ है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ हूँ, कि डायग्राम बनाया हूँ। इसके साथ साथ मैं एनिमेशन भी बता रहा हूँ। ये एनिमेशन में भी देखिए कैसे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसकी स्पेसिफिक साउंड भी आप देख सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये नॉर्मल हमारे हार्ट की एक्टिविटी का ग्राफ है। अगर ये ग्राफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम पैथोलॉजिकल इंडिकेशन उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल ग्राफ मैंने बताया, पहले मैंने यहाँ पर पी वेव बताया, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताया और टी वेव बताया। मैंने इसके कंपोनेंट्स भी लास्ट लेक्चर्स में कहीं डिस्कस किया था डिटेल में। ये जो स्पेसिफिक लाइन है, ये स्पेसिफिक लाइन को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ये स्पेसिफिक लाइन को क्या बोलते हैं हम? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। क्या बोलते बोलिए? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर हमको स्पेसिफिक पिक मिलता है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव वेव। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वेव। और आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के अगर नीचे हमको पिक मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव वेव। ये जो नीचे पिक मिला उसको निगेटिव वेव बोलेंगे, और पिक ऊपर मिला तो उसको पॉजिटिव वेव बोलेंगे। इसके और भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे पीआर इंटरवल है, क्यूटी इंटरवल है, और ये पूरा हमने भी सिर्फ मुझे एक जनरल पॉइंट्स बताना है, वो है पी वेव। ये पी वेव का फंक्शन क्या है? ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पी वेव रिप्रेजेंट करेगा ऑरिक्यूलर डिपोलराइजेशन। ऑरिक्यूलर डिपोलराइजेशन इज नथिंग बट अ ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये जो हमारे ऑरिकल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेगा पी वेव। मतलब पी वेव शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? वेरी गुड, बोलो यस, एस ए नोड है। पी वेव को शो करने के लिए बेसिकली नोडल टिश्यू में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है एस ए नोड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? एवी नोड है नोडल टिश्यू के, बंडल ऑफ हीस है, पर्किंज फाइबर्स है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नोडल टिश्यू के जो है वो है एवी नोड। एवी नोड कोरिलेट करना है हमको ताकि हम अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व कर सके। बंडल ऑफ हीस, पर्किंज फाइबर, ये तीनों भी नोडल टिश्यू के जो ब्रांचेस है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के। उसके बाद है टी वेव। ये टी वेव शो करेगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मतलब हमारे जो हार्ट रिलैक्स होगा उसका जो पिक मिलेगा वो टी वेव के फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये कि ये जो पी वेव है, स्पेसिफिक पी वेव, ये ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। हमने पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के भी कुछ पॉइंट्स लास्ट टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे।
तो ये तो हो गया हमारे हार्ट की एक्टिविटी, और हार्ट के एक्टिविटी के पीछे जो बेसिक मसल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम यहाँ पर डिस्कस किए। बेसिकली हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारे हार्ट के पीछे अलग अलग फैक्टर्स हैं। हार्ट की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वन ऑफ द फैक्टर न्यूरोनल फैक्टर है, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है हार्मोनल फैक्टर। न्यूरोनल फैक्टर और हार्मोनल फैक्टर भी हमारे हार्ट के एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल है, और उसके साथ साथ हमारा हार्ट खुद रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। हमारा हार्ट बेसिकली मायोजेनिक है, हमारा हार्ट बेसिकली मायोजेनिक है, मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ये मसल्स की वजह से ये जनरेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम मायोजेनिक बोलेंगे। कौन से मसल्स बोलिए? यस, मायोकार्डियम मसल्स। मायोकार्डियम में क्या मॉडिफिकेशन है? मायोकार्डियम में मॉडिफिकेशन है नोडल टिश्यू का। नोडल टिश्यू में क्या आते हैं? एसए नोड आते हैं, एवी नोड आते हैं, बंडल ऑफ हीथ आते हैं और परकिंज फाइबर्स आते हैं। ये पर्टिकुलर नोडल टिश्यू स्पेसिफिक साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि एसए नोड ये ऑरिकल्स पे प्रेजेंट है। ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसए नोड रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एसए नोड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा उसकी वजह से ऑरिकल के इन्वायरमेंट में डीपोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप होंगी, और ईसीजी में जो हमको ग्राफ मिलेगा उसमें जो पी वेव है ये यही शो करेगा एसी नोड का फंक्शन जो कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी। उसके बाद है एवी नोड, बंडल ऑफ हीथ और परकिंज फाइबर्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ेंगी और एवी नोड से फिर उसको क्या मिलेगा? एक फिर से नया एनर्जी मिलेगा, इसीलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। ये पेस सेटर के थ्रू बंडल ऑफ हीथ और परकिंज फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ेंगी, डायग्राम में मैंने बताया, और हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पिक मिलेगा जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है। उसके बाद फिर उसके फंक्शंस खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स खत्म हो जाएंगी, फिर से नई इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होंगी पीछे ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन उससे पहले जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन होगी। उस केस में हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने के कंडीशन में रहेंगे, ऑरिकल्स भी रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे साइमल्टेनियसली, और एक स्पेसिफिक जो टाइम रहेगा 0.4 सेकंड का उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन में हमारा हार्ट रिलैक्स रहेगा, और ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के लिए टी वेव रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। ये तो हमारे हार्ट का फंक्शन हुआ जिसको हमारे मसल्स रेगुलेट कर रहे हैं, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारे हार्ट के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने बताया है, ये इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश किया कि जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से इसको शॉर्ट में एक बार फिर हमको डिस्कस करना ज़रूरी है। ओके, डबल सर्कुलेशन हमने देखा, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में हमने देखा कि ब्लड एक बार हार्ट से चला गया तो उसके बाद लंग्स में और गिल्स में जाएगा और वहाँ से फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर वापस हार्ट में आएगा। ठीक है, ये सिंगल सर्कुलेशन में है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये 3 चेम्बर हार्ट में हमको देखने को मिला था, जिसमें मिक्स टाइप का ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। और दूसरी एग्जाम्पल है, ये है डबल सर्कुलेशन, जिसके एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है। डबल सर्कुलेशन के कंपोनेंट में जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पर बताया कि सबसे पहले हार्ट में ब्लड आएगा, यहाँ पर राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये ऐसा ब्लड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होंगी। फिर ये ब्लड ट्रांसफ़र होगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होगा, और ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा बॉडी के बाहर सांस के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू, और यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल में ये ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है यहाँ तक, मतलब कौन सा सर्कुलेशन? हमारा हार्ट से लिए ब्लड हार्ट से गया लंग्स में, और लंग्स से फिर वापस आया हार्ट में।
ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो टाइप का सर्कुलेशन है, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेरी गुड, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों? तो ये लंग्स से जा रहा, पल्मोन मीन्स लंग्स, ठीक है। अब ब्लड ये हार्ट से ब्लड जो है तो पूरे बॉडी में जाएगा, यहाँ पर मैं बना रहा, हार्ट से होल बॉडी में जाएगा, ठीक है। किस टाइप का ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा टिश्यू लेवल पे और फिर वापस हार्ट में आएगा। फिर वापस कहाँ पर आएगा? हार्ट में आएगा। और ये हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये हार्ट में कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी लेवल पे जो ब्लड रहेगा, हार्ट से जो ब्लड बॉडी में जाएगा, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, मतलब क्या हुआ? हमारे हार्ट से ब्लड लंग्स में गया, हार्ट से ब्लड लंग्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए, और लंग्स से फिर वापस हार्ट में ब्लड आ गया। ये पहले वाली कंडीशन, फर्स्ट केस में, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन है, इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ब्लड हमारे हार्ट से निकल करके होल बॉडी में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से होल बॉडी में गया और बॉडी से फिर वापस हार्ट में आया। तो ये पूरे बॉडी में जो ब्लड है रेदर देन लंग्स, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेकंड केस की जो एग्जांपल है वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो टाइप के सर्कुलेशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग आए थे। और मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा, एनिमेटेड डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं आप कि कैसा ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ रहा है, और फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जा रहा है, और वापस फिर वापस हार्ट में आ रहा है। देखिए एरो मार्क। हमारे बॉडी के जो दूसरे फैक्टर्स जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं रेदर देन मायोजेनिक मसल्स, जिसमें न्यूरोनल फैक्टर भी होंगे और हार्मोनल फैक्टर भी होंगे।